दिलचस्प है कि कैसे आपके परिधान, आपका भोजन डिप्लोमेसी में एक बहुत अहम रोल निभाता है और एक एक चीज चुन चुन कर डाली गई है। बहुत मेटिकुलस वर्क गया है इसके पीछे में कि कैसे हम केरल से लेकर हम कश्मीर का कहवा, हम दार्जिलिंग के चाय को शामिल कर रहे हैं ताकि हर जगह की भी वहां पर चर्चा हो और स्वाद अनूठे ऐसे हो कि जो भी खाए वो आज उसे भूल ना पाए। एक बार फिर से रीना से एक कमेंट जल्दी से ले लेते हैं। रीना, तमाम परिधान हमने दिखा दिए हैं और अब तो मुझे लगता है कि भोजन की शुरुआत औपचारिक रूप से वहां पर हो चुकी होगी। परिधानों को लेकर आपका रिमार्क अब क्या है, भारत और भारत की जो पारंपरिक लिबास है उनको लेकर? जी रीना जी। चाहे जैसे ऋषि सुनाक जी की वाइफ है, उन्होंने एक लहंगा स्कर्ट पहना है विद अ ब्लाउज, टू सिंबलाइज द मॉडर्ननेस ऑफ इंडियन फैशन। बट हर जगह हर आदमी ने एक सिग्निफिकेंट थॉट डाला है बिहाइंड देयर क्लोथिंग, बिहाइंड देयर प्लान्स, और इंडियन सेंसिबिलिटीज को स्टडी करके, कलर्स को स्टडी करके ये कपड़े पहने हैं। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि उन्होंने इंडियन कपड़े पहने, खासकर साड़ियां। वीवर्स के लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, वीवर्स के लिए बहुत बड़ी बात है। वीवर्स का प्रमोशन होता है और उम्मीद यही कि भारतीय लोग भी इसका महत्व समझें। और कई बार जो हम मशीनों के बनाए हुए कपड़ों की तरफ झुकाव हमारा ज्यादा हो जाता है, उसी के साथ ये वीवर्स और उनके मेहनताना वाले जो कपड़े होते हैं उसको प्रमोट करने का एक बहुत बड़ा मंच है। खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये सारी अपने आप में एक स्टेटमेंट है। रीना जी बिल्कुल, उनकी साड़ी सबसे सिग्निफिकेंट। और अंजना मैं बता दूं कि यहाँ पर जितने भी गेस्ट आ रहे थे उनका क्रम पूरा हो चुका है और भोज की शुरुआत औपचारिक तौर पर हो चुकी है। आखिरी मेहमान जो यहाँ पर पहुंचे हैं वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहुंचे हैं, जो कि सबसे आखिर में पहुंचे भी भारत। आज दोपहर जिनका विमान यहाँ पर लैंड किया था, तो उनके भीतर प्रवेश करने के साथ ही आज की प्रीति भोज की शुरुआत हो गई है। रीना जी माफ कीजिएगा, आप अपनी बात रखिए प्लीज। अच्छा नहीं, मैं तो यही कह रही हूँ कि ये ग्लैमर इतना लाया गया है बाय दीज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट पावर प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड इस प्लेटफॉर्म में, और जो उन्होंने चॉइसेस रखे हैं स्पेशली टू वेयर इंडियन क्लोथ्स या इंडियन फैब्रिक्स या इंडियन टेक्सटाइल, या उन्होंने जब अपना भी पहना है, जैसे किसी ने टियर्ड स्कर्ट पहनी है पर वो एक ब्राइट कलर में पहनी है। हमारा देश कलर का कलर से डरता नहीं है, हमें भय नहीं लगता है, तो हमने वर्ल्ड को इनफैक्ट कलर दिखाया है पहनना। आई फील हमारे रंग है रानी पिंक, सी ग्रीन, ब्राइट ग्रीन। तो जो हमारी प्रेसिडेंट है उन्होंने उल्टा एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ब्यूटीफुल ब्लू, इस ब्लू का एक नाम है, मेरे को बस याद नहीं आ रहा, जो एक ट्रेंडिंग नाम है, वो ब्लू का ये वीवर के हाथ का एक जो साड़ी पहना है, कॉम्प्लीमेंट्स टू द वीवर, बिकॉज ये बहुत मेहनत की साड़ी है, मुझे दिख रही है नीचे बॉर्डर में बूटे भी हैं, शायद पैटर्न है। तो सबके कपड़ों को देख के बिल्कुल दिल खुश हुआ है। कितनी परफेक्ट प्रेजेंटेशन, स्लिक है। एक और लेडी थी, उन्होंने आपकी डिग्निटरी, उन्होंने ब्लैक पैंट्स के साथ एक प्लेन ग्रीन ब्राइटेस्ट ऑफ सिल्क का एक सिंपल जैकेट पहना, बट वो बहुत इफेक्टिव लगा मुझे। जो जकार्ता के प्रीमियर की वाइफ हैं, उन्होंने जो एक एलिगेंट इंडियन टाइप ऑफ इजी फिट कहते हैं का एक वेयरेबल एम्ब्रॉयडर्ड आउटफिट जो पहना है, वो इनफैक्ट शादियों पे जो हमारी ग्रैंड ओल्ड लेडीज होती हैं वो काफी पहनती हैं इस स्टाइल को। तो खुशी है कि जकार्ता में भी ये अब एक ट्रेंड बनेगा, इंडोनेशिया में भी लोग ऐसे पहनेंगे। बिल्कुल, अब धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम मेहमान आ गए हैं, रीना ढाका, संजीव कपूर साहब, इट्स एन ऑनर। आप दोनों अपने अपने फील्ड में महारथी हैं और कैसे भोजन और लिबास का संयोग कूटनीति में एक अलग रंग डालता है, उस पर चर्चा करने के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए। दुनिया की बात, थैंक यू वेरी मच। जी, शाकाहारी भोजन के साथ और इसी के साथ जो पारंपरिक परिधान लिबास आज पहने गए हैं उसको लेकर भी चर्चा हो रही थी। भारत मंडपम में राष्ट्रपति ने भोज पर सबको बुलाया है और इसी के साथ एक नया पन्ना विश्व डिप्लोमेसी में, कूटनीति में भारत लिख रहा है।
कुछ ही देर में कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन एक एक कमेंट इस डिनर को लेकर आप तीनों से। केले पर भोज कराया जा रहा है संजय मस्तान साहब, केले पर, केले के पत्ते पर। तो केले के पत्ते पे अंजना भोज हो रहा है, पूरा इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर दिखाया जा रहा है लोगों को। और मेरे ख्याल ये जो आज आपने डिस्कशन छेड़ा है ना, इससे हमारे भारतवासियों को भी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कई बार जो यंग जनरेशन है वो ज्यादा वेस्ट की तरफ ओरिएंट हो रही है। तो आज इनका रिवाइवल आपने कर दिया है, ये दोनों ने, शेफ ने भी और वो जो डिजाइनर थे, क्योंकि एक इंडियन ड्रेसेस, खासकर लेडीज ड्रेसेस, दे आर रिमार्केबल, साड़ीज एंड ऑल, और कितनी कलरफुल हैं। तो मेरे ख्याल इसमें फर्क पड़ेगा। और एक ट्रेडिशनल जो राजस्थान में भी हम लोग खाते हैं, वो जमीन पे बैठ के और केलों के पत्तों पे, तो ये भी एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। आई थिंक इट डिजर्व्स अ कॉम्प्लीमेंट। आप क्या कहेंगे? तो डेफिनेटली 2 पॉइंट्स बेसिकली, अभी आई थिंक करीब 1 आध महीने पहले सीएनएन में एक बहुत बड़ा आर्टिकल था वेबसाइट पे कि साड़ीज आर बिकमिंग अ न्यू ट्रेंड। वैसे ही एनालिटिकल था कि यूरोप, वेस्ट वगैरह में। अब यहाँ का ये प्रेजेंटेशन देख के डेफिनेटली एज ऑल ऑफ अस आर सेइंग, भारत के इतने वाइब्रेंट कलर्स हैं, इतनी वैरायटीज हैं, तो साड़ीज कैन बिकम मोर ऑफ द फ्लेवर एंड ऑब्वियसली बैक एंड हेल्प करता है हमारे फैशन को, एक्सपोर्ट्स को, वीवर्स को। सेकंड, खाने में कटहल का मैं पॉइंट आउट करूंगा। कटहल भी वंस अगेन यूरोप में, अमेरिका में बहुत पॉपुलर हो रहा है एज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ चिकन। इसकी जो पैटी बनती है, बर्गर पैटी, टेस्ट बिल्कुल चिकन जैसा, मीट जैसा, बट कटहल और इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो तो हमारे को संजीव जी बता ही रहे थे। सो दीज आर 2 पॉइंट्स आई विल से, साड़ीज एंड कटहल। कैलोरी काउंट, अशोक जी? And just to make 2 points there also. एक जो हम केले के पत्ते पर खाते हैं, I think it is more hygienic and it is you can eat it and you can throw it away and you are using every part of a plant. In the sense it's not that you सिर्फ are फल खा रहे हैं हम। जी बिल्कुल, उसके ऊपर बिल्कुल। And I think climatically, hygienically it is much better. दूसरा है वेजिटेरियनिज्म के बारे में जब हम बात करते हैं, तो ये मुझे मालूम है, मैं स्वीडन में था और वहां पर वो बात करते थे दैट इफ यू वांट टू गेट 1 किलोग्राम ऑफ लेट अस से नॉन वेजिटेरियन फूड, मटन, उसमें पानी कितना इस्तेमाल होता है। इट इज 15 लीटर्स ऑफ वाटर एंड सो मच मोर गोज इनटू इट। अगर आप 1 किलोग्राम ऑफ सेम इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन वगैरह आप चाहते हैं, इट इज मच लेस ऑफ वाटर। मिलेट्स इसमें बहुत किफायती है, इसीलिए मिलेट्स को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम पानी इस्तेमाल करता है। पानी कम इस्तेमाल होता है। इट इज गुड फॉर द ह्यूमन बॉडी, इट इज मोर इजीली डाइजेस्टेबल, इट इज मच बेटर। सो आई थिंक द मैसेजिंग दैट इज गोइंग आउट इज मल्टी डायमेंशनल इन मेनी वेज। दिस इज नॉट ओनली जो भारत का खाना आपको खिला रहे हैं, बट आई थिंक फॉर फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो it has many messages, many significance. आज का ये जो रात्रि भोज है, उसका स्वाद इसलिए भी कई गुना हो गया है क्योंकि इतने दिलचस्प आज पूरे दिन की अगर आप गतिविधियों को देखें तो तमाम मतभेदों, मनभेदों के बीच हम एक कंसेंसस बना पाए। एक हिस्टोरिक, जो आप कह सकते हैं, दिल्ली डिक्लेरेशन के साथ भारत सामने आया है। G20 का सफल अध्यक्षता करके एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पूरे विश्व में से देखा जा रहा है। तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे भारत की प्रशंसा कर रहे हैं आज के इस दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर। तो ये बताता है कि आज हमने बहुत कुछ हासिल भी किया है। अब आप तीनों से एक एक लाइन में, 2-2 लाइन में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उपलब्धता है। उसके बाद से श्वेता, वहां पर क्या कुछ हो रहा है वो जानने के लिए आएंगे। अशोक सज्जनहार साहब, आपकी नजर में आज की 3 बड़ी उपलब्धियां क्या है? देखिए, एक तो मैं ये कहूंगा, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बताया, जो हमने ये दिल्ली डिक्लेरेशन को, ये हमने सर्वसम्मति से इसको पारित किया है, ये मैं कहूंगा सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है। और हमने समय से पहले ही इसको कर लिया है। अफ्रीकन यूनियन का भी जो था वो हमको एंड में अनाउंस करना था, हमने सबसे पहले अनाउंस कर दिया है। सो दैट इज गुड। मैं ये समझता हूं, देखिए अंजना, जो भी ये पार्टिसिपेंट्स हैं, G20 के जो मेंबर्स हैं, सभी चीन को मेरे ख्याल से छोड़कर सभी ये चाहते थे जो भारत की जो अध्यक्षता है वो सफल होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि भारत के संबंध चाहे रूस से हो, अमेरिका से हो, यूरोप से हो, अफ्रीका से हो, एशिया से हो,
सभी से अच्छे हैं और वो सभी चाहते थे जो भारत की किसी ना किसी तरीके से सहायता की जाए, जिससे कि इसका जो भारत की जो अध्यक्षता है वो बहुत ही बुलंदी के ऊपर ही वो निकले उसमें। बिल्कुल। अगले मेहमान से मैं पूछूं उससे पहले श्वेता, अगर हम देखें किस तरह से आज पहले दिन के ही अंत होते होते दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर इतने मुखर तरीके से पूरी जानकारी दी गई, सहमति बन गई। ऐसा लग रहा है कि जो अभी तक अलग अलग ट्रैक्स पर बातचीत हो रही थी, शेरपा लेवल या फॉरेन मिनिस्टर लेवल या फाइनेंस ट्रैक चल रहा था, उन सब में काफी काम हो चुका था। किस तरह से इसे देखा जा रहा है? अभी कल का समिट बाकी है, उससे पहले ही डिक्लेरेशन। यहाँ पर भी जब अमिताभ कांत यहाँ पर भी जब बोल रहे थे G20 शेरपा भारत के, और साथ में विदेश मंत्री भी बोल रहे थे, तो बार बार यही सवाल पूछा जा रहा था कि ये कैसे संभव हो गया है। मुश्किल तो काफी सारी रही। भारत लेकिन एक लीक पर चलना चाहता था, वो ये कि भारत विकास की बात करना चाहता था। भारत जो आवाज जिन देशों के पास अब तक नहीं थी, वो मंच जिन देशों के पास नहीं था, उनको उस स्तर पर लाना चाहता था, उस मंच पर लाना चाहता, तो उस बात पर वो अडिग रहा। ये जो यूक्रेन रूस के बीच का संघर्ष है, जो युद्ध की बात थी, उसे केवल वर्डिंग के तौर पर यह देखा जा रहा था कि उसे शब्दों के उससे किस तरीके से सुलझाया जाए कि कूटनीतिक लिहाज से किसी तरह की कोई समस्या न हो। लेकिन उसके बावजूद ये बहुत अविश्वसनीय सा लगता है, क्योंकि वो मेहनत इतनी ज्यादा गई है। मुझे लगता है कि आज की रात राहत की भी रात रहेगी, और वो एक डिसबिलीफ जैसा जो एहसास रहता है जब आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, और अचानक आपको समय से पहले ही वो मिल जाता है। तो वो पूरी की पूरी टीम जो है, पूरी की पूरी जो कूटनीतिक टीम है, वो भी इस बात को महसूस कर रही है। लेकिन सफलता किसे अच्छी नहीं लगती, पूरे देश को पसंद आ रही है ये सफलता।